हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार पीके सर केमिस्ट्री लेक्चर आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अपन ने स्टार्ट कर रखा था आपका फिजिकल केमिस्ट्री से जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 जो सोल्यूशन है, विलियन है, वो स्टार्ट कर रखा था, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लासेस में आपने देखा दोस्तों, हमने पढ़ा विलयता और विलयता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो विलयता जो है आपके पास में कि ठोस की द्रव्य में विलयता, ये अपन पढ़ चुके थे। दो टाइप से आपके पास में विलयता थी दोस्तों आपके पास में, आपको याद होगा अच्छे से कि हमने वहां पे पढ़ा लास्ट क्लासेस के अंदर कि विलयता क्या होती है कि एक निश्चित ताप पर विलय के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की या ठोस पदार्थ की अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है, ठोस की, उस ठोस की द्रव्य में क्या कहलाती है, विलयता कहलाती है। राइट। अब जो आपके पास ठोस की द्रव्य में जो विलयता है, ये एक पहला टाइप था विलयता के अंदर जो हम पढ़ चुके हैं, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ओके, आज हम सेकंड बी पार्ट जो है कि गैस की द्रव्य में विलयता, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों आप लोग तैयार हैं, रेडी है? तो फटाफट लाइक और शेयर करते रहिएगा और देखिएगा बी पार्ट हम शुरू करते हैं। ये लीजिएगा बी पार्ट है आपके पास में। ओके, सेकंड बी पार्ट ये है आपके पास में गैस की द्रव्य में विलयता, गैसों की द्रव्य में विलयता अपन पढ़ रहे हैं, गैसों की द्रव्यों में विलयता। ओके बच्चों, देखिएगा गैसों की द्रव्य में विलयता को लेकर के अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार अपन ने पढ़ा है ठोस की द्रव्य में विलयता, तो सबसे पहले एक बार मैं फिर आपको यहाँ पे टैली करवा दूं कि जो विलयता होती है क्या होती है, एक निश्चित ताप पर विलायक के 100 ग्राम में उपस्थित किसी भी ठोस पदार्थ या विलय पदार्थ की मात्रा उस विलय पदार्थ या ठोस की द्रव्य में क्या कहलाती है, विलयता कहलाती है। कितना मैक्सिमम वो उसमें घुला हुआ है, वो उसकी कहलाती है विलयता। ओके, और विलयता के अंदर हमने देखा वहां पे कि ठोस की द्रव्य में विलयता, ये हम पढ़ चुके हैं। इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक थे, विलय विलायक की जो प्रकृति थी, ताप था, ये सब हम वहां पे पढ़ चुके हैं। अशुद्धियां वगैरह सब चीजें हम लोग वहां पे प्रभावित करने वाले कारकों में देख चुके हैं। पूरा डिटेल में लास्ट लेक्चर में उसको अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसका जो बी पार्ट है कि गैस की द्रव्य में विलयता, गैसें भी होती है जो द्रव्य विलायकों के अंदर क्या होती हैं, विलय होती हैं, उसे अपन यानी कि गैसों की द्रव्य में विलयता को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। कौन कौन से फैक्टर होंगे, कौन कौन से कारक होंगे दोस्तों जो गैसों की द्रव्य में विलयता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, और किस प्रकार प्रभावित करते हैं, कैसे कैसे उनकी डिपेंडेंसी वहां पर रहती है, ये सब हम बात करेंगे आज के इस इंटरेस्टिंग लेक्चर के अंदर। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे गैसों की द्रव्य में विलयता क्या कहेंगे इसके लिए अपन। तो सबसे पहले स्पेशली मैं कहना चाहूँ दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप क्या कि निश्चित ताप पर, फर्स्ट पॉइंट अपना क्या रहेगा, देखिएगा यहाँ पे कि निश्चित ताप पर गैसों की, निश्चित ताप पर गैसों की द्रव्य में विलयता एक निश्चित सीमा तक होती है। निश्चित ताप पर गैसों की द्रव्य में विलयता एक निश्चित सीमा तक होती है। ओके दोस्तों, निश्चित सीमा तक होती है। क्लियर? सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि निश्चित ताप पर गैसों की द्रव्य में विलयता क्या होती है, एक निश्चित सीमा तक होती है। ओके, क्लियर। सेकंड जो पॉइंट रहेगा अपना इंपॉर्टेंट, देखिए क्या पॉइंट आपके पास में, सेकंड पॉइंट कि जो आपके पास में ये जो द्रव्य द्वारा या फिर अपन कहें विलायक द्वारा गैस का जो अवशोषण, गैस को यदि उसमें अपन कहें विलयता या विलयशील होना, उसका गैस का कहलाएगा वहां पे अवशोषण। तो हम यहाँ के कहेंगे दोस्तों, देखिए क्या कि द्रव्य द्वारा गैस का अवशोषण होने पर गैस विलयन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? गैस विलयन। ये सबको पता है कि गैस किसी भी विलायक या द्रव्य में घुलेगी
तो विलयन बनेगा, क्योंकि गैस एज ए विलय की तरह काम करेगी। विलायक है ही आपके पास में, और विलय और विलायक मिलके दोस्तों सभी ये मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं क्या बना लेते हैं, विलयन बना लेते हैं। तो यहां हम कहेंगे गैस विलयन प्राप्त होता है, गैस विलयन प्राप्त होता है। क्लियर हो गया कि गैस द्वारा द्रव द्वारा गैस का अवशोषण होने पर क्या होता है, गैस विलयन प्राप्त होता है। क्लियर, गुड। देखिएगा थर्ड पॉइंट भी यहां पे इंपॉर्टेंट है क्या, तो यहां दोस्तों हम कहेंगे कि द्रव द्वारा गैस का अवशोषण होने पर गैस या विलयन प्राप्त होता है, इसे गैस का अवशोषण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, गैस का अवशोषण। इसे गैस का अवशोषण कहा जाता है। ठीक है, अवशोषण कहते हैं। ओके दोस्तों, इसे गैस का क्या कहेंगे, अवशोषण कहते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। अब देखिए गैस का जो आपके पास, यानी कि अपन कह सकते हैं कि गैसों की जो विलयता है, देखिए गैस यहाँ पे जो है द्रव के अंदर क्या हुई, और यहाँ पे द्रव द्वारा अवशोषित हुई है, इसको अपन ने गैस विलयन प्राप्त हो गया, इसे गैस का अवशोषण कह रहे हैं। दैट मीन्स दोस्तों अपन को इसको सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि द्रव द्वारा गैस का अवशोषण या फिर गैसों की जो विलयता है द्रवों के अंदर, उसे गैस के अवशोषण गुणांक द्वारा क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो देखिएगा ये भी अपना एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा क्या, कि गैसों की विलयता को, गैसों की द्रव में विलयता को, ठीक है दोस्तों, ज्यादा बेटर हो जाएगा अपने पास में, गैसों की द्रव में विलयता को अवशोषण गुणांक द्वारा, ओके, विलयता को अवशोषण गुणांक द्वारा व्यक्त करते हैं। क्लियर, अवशोषण गुणांक द्वारा व्यक्त किया जाता है, अवशोषण गुणांक द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अवशोषण गुणांक, और ये जो अवशोषण गुणांक है इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि अवशोषण गुणांक को अल्फा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अवशोषण गुणांक को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ओके दोस्तों, ठीक है। तो देखिएगा अपने पास में यहाँ पे दोस्तों सबसे मेन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट अपने जो पॉइंट रहे हैं, पॉइंट्स जो अपने पास में, वो देखिएगा क्या क्या पॉइंट्स अपने पास में। सबसे फर्स्ट पॉइंट था अपने पास में कि निश्चित ताप पर, क्या पॉइंट था दोस्तों, देखिएगा कि निश्चित ताप पर गैसों की द्रव में विलयता, ये जो एक अपने पास में कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, इस पर जो गैसों की द्रव में विलयता होगी वो एक निश्चित सीमा तक होगी। क्लियर हो गया। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि द्रव द्वारा गैस का अवशोषण होने पर क्या प्राप्त होता है, गैसीय विलयन या गैस विलयन प्राप्त होता है, इसे गैस का अवशोषण कहते हैं। इसे गैस का क्या कहते हैं भाई, अवशोषण कहते हैं। क्लियर हो गया आपके पास में पॉइंट। थर्ड जो पॉइंट था अपने पास में इंपॉर्टेंट, ये अपने पास में क्या था, देखिएगा दोस्तों, ये अपने पास में था कि गैसों की द्रव में विलयता को अवशोषण गुणांक से प्रदर्शित किया जाता है या व्यक्त किया जाता है, और अवशोषण गुणांक जो है आपके पास में इसको अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया आपके पास में पॉइंट। ओके गुड। अब देखिए हम बात करते हैं कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये जो सर यहाँ पे अवशोषण गुणांक होता है अल्फा, इसको एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं, ये क्या होता है, तो देखिएगा इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये लीजिएगा, हम यहाँ बात करते हैं किसके बारे में, अवशोषण गुणांक के बारे में। लीजिएगा अवशोषण गुणांक के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो अवशोषण गुणांक जिसको हमने अल्फा से रिप्रेजेंट किया है, ये क्या होता है, अवशोषण गुणांक क्या होता है। ओके दोस्तों, देखिएगा क्लियर। देखिए कि निश्चित
ताप पर, सिंपल सी लैंग्वेज में देखिए क्या कहेंगे, निश्चित ताप पर तथा एक वायुमंडलीय दाब पर, निश्चित ताप एवं एक वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है, विलायक के इकाई आयतन में, विलायक के इकाई या एकांक, इकाई आयतन में या एकांक आयतन में, इकाई आयतन में गैस की एनटीपी पर घुली हुई मात्रा, एनटीपी पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन डालती है, गैस का एनटीपी पर आयतन क्या कहलाता है, अवशोषण गुणांक कहलाता है। या फिर हम कहेंगे निश्चित ताप पर तथा एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के इकाई आयतन में गैस का एनटीपी पर आयतन, गैस का एनटीपी पर आयतन, गैस का एनटीपी पर आयतन, गैस का अवशोषण गुणांक, गैस का अवशोषण गुणांक, अवशोषण गुणांक अल्फा कहलाता है। गैस का अवशोषण गुणांक क्या कहलाता है भाई, अल्फा कहलाता है। क्लियर हो गया आपके पास में ये पॉइंट भी कि अवशोषण गुणांक के बारे में बार बार बात कर रहे थे कि अवशोषण गुणांक, तो अवशोषण गुणांक क्या होता है कि निश्चित ताप पर तथा एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के एकांक आयतन में गैस का एनटीपी पर जो आयतन है वो क्या कहलाता है, अवशोषण गुणांक कहलाता है। ओके, अब देखिए यहां पे बात करते हैं साथ ही देखिए दोस्तों किसके बारे में, कि गैस की विलयता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। देखिएगा, गैस की विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। ओके, देखिए गैस की विलयता को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो मुख्य निम्न हैं, जिनमें फर्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, पहला जो कारक होगा, वहां पर बहुत सारे कारक हैं जो गैसों की द्रव्य में जो विलयता होती है, गैस की जो विलयता होती है, गैस की द्रव्य में विलयता जो है उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कारक हैं, जिनमें से कुछ मुख्य कारक हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, कहेंगे कि गैसों की द्रव्य में विलयता, गैसों की द्रव्यों में विलयता, गैसों की द्रव्यों में विलयता मुख्य निम्न कारणों द्वारा या कारकों द्वारा, ओके, मुख्य निम्न कारकों द्वारा प्रभावित होती है, क्लियर दोस्तों? कौन कौन से वो कारक हो सकते हैं? नंबर 1 देखिएगा, फर्स्ट नंबर पे हम बात करें, नंबर 1 जो है आपके पास में, ये लीजिएगा, नंबर 1 कौन सा आपके पास में, फर्स्ट नंबर पे देखिएगा, पहला जो कारक है यहाँ पे बात करें तो वो आपके पास में है, ये लीजिए, गैस की प्रकृति। क्या है आपके पास में? गैस की प्रकृति। ओके, गैस की प्रकृति के बारे में हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो रहेगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट कारक, वो है विलायक की प्रकृति। ओके, क्या रहेगा दोस्तों? विलायक की प्रकृति। ये भी एक मुख्य पॉइंट अपना रहेगा यहाँ पे, विलायक की प्रकृति। ओके, देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट अपन देख चुके हैं गैस की प्रकृति प्रभावित करती है, दूसरा जो है विलायक की प्रकृति भी यहाँ पे गैसों की जो दारू में विलयता है उसको प्रभावित करती है। थर्ड नंबर पे अगर अपन बात करें दोस्तों, तो यहाँ हम बात करेंगे टेम्परेचर, ताप किस तरह से प्रभावित करेगा, और फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे दाब, जो आपके पास में प्रेशर है वो किस तरह से यहाँ पे प्रभावित करेगा। सभी जो
कारक हैं आपके पास में, सभी कारक जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कारक हैं। देखिए दोस्तों, निश्चित ताप पर तथा एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के एकांक आयतन में गैस का एनटीपी पर आयतन जो है वो क्या कहलाता है, आपके पास में अवशोषण गुणांक अल्फा कहलाता है। और गैस की दरों में विलेयता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक जो हैं, गैस की प्रकृति हो सकती है, विलायक की प्रकृति या ताप, या फिर अपन कह सकते हैं दाब, इत्यादि कारक आपके पास में हो सकते हैं। सभी जो कारक हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं गैस की प्रकृति, फर्स्ट नंबर। ओके दोस्तों, सबसे फर्स्ट नंबर लेते हैं। पहले देखिएगा गैस की प्रकृति के बारे में। पहला जो कारक है आपके पास में, ये लीजिएगा, गैस की प्रकृति किस तरह से प्रभावित करेगी। देखिएगा, गैसों की दरों में विलेयता को किस तरह से प्रभावित करेगी, गैस की प्रकृति किस तरह से प्रभावित करेगी। ओके दोस्तों, देखिएगा यहां पे हम क्या कहेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपके पास में ऐसी कुछ गैसें होती है जो कि विलायक के अंदर विलायक से बहुत स्पीड से फास्टली उससे रिएक्ट होती हैं, विलायक से अधिक क्रिया करती हैं, विलायक के प्रति अधिक क्रियाशील होती हैं, या फिर मैं कहूं कि वो विलयन में अधिक से अधिक क्या होती है, आयनित होती है। वो जो गैसें हैं वो अधिक विलयशील होती है। क्लियर। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे क्या कहेंगे हम कि कुछ गैसें विलायक से अधिक क्रियाशील होती है, विलायक से अधिक क्रियाशील होती है, या फिर अपन कह सकते हैं विलयन में अधिक आयनित होती है। ओके, या अपन कह सकते हैं या विलयन में अधिक आयनित होती है, विलयन में अधिक, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अधिक आयनित होती है, आयनित होती है, इनकी विलेयता अधिक होगी। ओके, इनकी जो विलेयता है वो क्या होगी, दरों में इस प्रकार की जो गैसें होंगी उनकी विलेयता अधिक होगी। तो दोस्तों देखिएगा क्या कहेंगे यहाँ पे, इस प्रकार की गैसें अधिक अपन कह सकते हैं विलयशील होती है। ओके, इस प्रकार की गैसें अधिक विलयशील होती है। ओके, अधिक विलयशील होती है, अर्थात इनकी विलेयता अधिक होती है, विलयशील होती है, अर्थात गैसों, इस प्रकार की गैसों की जो दरों में विलेयता है वो क्या होती है दोस्तों, अधिक होती है। यानी कि ये जो गैसें रहेंगी इस टाइप की वो अधिक विलयशील होंगी। जैसे मैं बात कर लेता हूँ आपसे, जैसे दोस्तों देखिएगा आपके पास में मान लीजिए HCl गैस है, NH3 गैस है, H2O गैस है, SO2 है, ये जो आपके पास में गैसेस हैं ये जल में अधिक विलयशील होती हैं। जल में क्या होती हैं, अधिक विलयशील। क्यों? क्योंकि ये जल में आयनित होकर अलग अलग प्रकार के क्या बनाती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के यौगिक बना लेती हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं इनकी विलेयता जल में क्या होती है, अधिक होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखना चाहेंगे आप यहाँ पे दोस्तों, हम कहेंगे देखिएगा क्या कि जैसे NH3 HCl, ओके दोस्तों, H2S इत्यादि गैसें जल में अधिक विलयशील होती है, जल में अधिक विलयशील होती हैं, विलयशील होती है। ओके, ये जो गैसें हैं वो जल में क्या होती हैं, अधिक विलयशील होती है। क्योंकि ये जल में क्या करती है, क्योंकि दोस्तों यहां हम कहेंगे क्योंकि ये जल में NH3 है तो NH4OH H2O से रिएक्शन करके, ओके, NH3 जो है H2O से, जल से रिएक्शन HOH से, तो H इसमें जुड़ेगा तो NH4OH,
ऐसे ही HCl जो है आपके पास में, यहाँ पे बात करें तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, अपन कहेंगे यहाँ पे आपके पास में जो NH3 है, HCl है आपके पास में, ठीक है, वाटर से रिएक्शन करेंगे, ठीक है। आपके पास में H2O है। तो इस तरह की ये जो आपके पास में गैसें हैं, ये क्या करती है, जैसे H2SO4, H2S है, ये बना लेगी, जैसे आपके पास मान लीजिएगा H2SO4 बना लिया, ठीक है। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि ये अलग अलग प्रकार के क्या बना लेती है, यौगिक, जल में प्रकार के यौगिक बनाती हैं, प्रकार के यौगिक बनाती है। अर्थात इनकी जो विलयता है, इस प्रकार की जो गैसों की विलयता है वो जल में क्या रहती है, अधिक रहती है, क्योंकि ये जल में कंप्लीटली पूरी तरह से क्या हो जाती है, जैसे आपके पास में आयनित हो जाती है। जैसे ये आपके पास NH3 है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या बन गया दोस्तों, जैसे NH4OH बन गया, HCl से NH4Cl बन जाए, ये आपके पास H2S है, H2SO4 आपके पास बन जाए। तो इस तरह से क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के यौगिकों का निर्माण कर लेती है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि ये जल के अंदर क्या हो जाती है, अच्छे से आयनित हो जाती है, अधिक विलयशील होती है। जबकि दोस्तों आपके पास में, माने अपन यहाँ पे बात करें किसके रिगार्डिंग, जो आपके पास में H2 है, जैसे आपके पास O2 है, ठीक है, N2 है, इनकी गैसों की बात कर लें, जबकि N2, O2 इत्यादि गैसें जल में कम विलयशील होती है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, परंतु अवशोषण गुणांक भी इसको किस तरह से प्रभावित करेगा, ये भी हम बात करेंगे। ये कम विलयशील होती है, ओके, कम विलयशील होती है, एक पॉइंट ये भी अपन कह सकते हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए जो आपके पास में NH3 है, HCl है, H2S है, ये जैसे NH4OH, NH4Cl, H2SO4 प्रकार के यौगिक बना लेती हैं, जल में अधिक आयनित होती हैं, अपन कह सकते हैं जल में अधिक विलयशील होती है, इनकी विलयता अधिक होती है। जबकि O2, N2 है, ये सब क्या है, जल में कम विलयशील होती है। परंतु कार्बनिक विलायक की बात करें, जैसे एथिल अल्कोहल की बात करें हैं, तो इसमें अधिक विलयशील होंगी। ओके दोस्तों, तो ये पॉइंट भी आप अलग से है, थोड़ा ध्यान में रखना चाहें तो क्या, कि कार्बनिक विलायक, अगर अपन बात करें यहाँ पे कार्बनिक विलायक को लेकर के, कि कार्बनिक विलायक जैसे एथिल अल्कोहल की बात कर ले, C2H5OH, ओके, में अपेक्षाकृत अधिक विलय, अपेक्षाकृत जल की अपेक्षाकृत क्या हो गया, अधिक विलय, अपेक्षाकृत अधिक विलय, ओके, अधिक विलय। ऐसे ही जैसे दोस्तों देखिएगा, ऑक्सीजन जो है वो रुधिर में क्या होती है, आपके रक्त में, ब्लड में क्या होती है, अधिक विलयशील होती है। क्यों? क्योंकि वो हीमोग्लोबिन से रिएक्ट हो जाती है, हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेती है। तो कुछ इस तरह की आपके पास में गैसें होती है, ठीक है। ऐसे अपन ये पॉइंट भी यहाँ पे कह सकते हैं कि रुधिर में ऑक्सीजन जो है, O2 ऑक्सीजन, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, O2 रुधिर में अधिक विलयशील होती है, रुधिर में अधिक विलय होती है। क्योंकि यह विलय होती है, क्योंकि यह रुधिर में हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेती है, हीमोग्लोबिन, ओके, से क्रिया कर लेती है, हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेती है। ओके दोस्तों, तो जैसे आपके पास में ऑक्सीजन जो है, जो आपके पास में यहाँ अपन बात कर रहे थे कि ये जो है आपके पास में जल की अपेक्षा कार्बनिक विलायक में अधिक क्रियाशील
होती हैं, ऐसे विलयशील होती है, ऐसे ऑक्सीजन जो है वो रुधिर में अधिक विलय होती है, क्योंकि रुधिर में वो हीमोग्लोबिन से रिएक्ट कर लेती है। तो दोस्तों गैस की प्रकृति भी देखिएगा, गैस की प्रकृति जो आपके पास में है, ये जो आपके पास में ध्रुवीय गैसेज आपको दिखाई दे रही है, ये जल एक ध्रुवीय विलायक है, उसमें क्या हो रही है, अच्छे से विलय हो रही है, आयनित हो रही है, यौगिक बना रही है। जबकि अपन बात करें O2 N2 ये कम विलयशील है, जबकि आपके पास O2 रुधिर में अधिक विलयशील है। तो अलग अलग गैस की नेचर भी क्या कर रही है, विलयता को प्रभावित कर रही है। क्लियर हो गया। अब दोस्तों देखिएगा, हम यहाँ पे बात करें क्या कि हम ये कहना चाहें कि आपके पास में अवशोषण गुणांक जो एक वर्ड आया था, जो आपने पढ़ा क्या कि निश्चित ताप पर एक वायुमंडलीय दाब पर गैस जो आपके पास में है, विलायक के एकांक आयतन में गैस का एनटीपी पर जो आयतन है अवशोषण गुणांक कहलाता है, ये किस तरह से प्रभावित करता है। तो दोस्तों याद रखना कि गैस के लिए हम बात करें विलयता के केस में, तो हम कहेंगे कि अवशोषण गुणांक समानुपाती गैस की दरों में विलयता, यानी अवशोषण गुणांक का मान जितना अधिक होता है उस गैस की दरों में विलयता उतनी ही क्या होती है, अधिक होती है। ओके, तो ये भी यहाँ पे साथ में एक पॉइंट हम ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि गैसों की दरों में विलयता के लिए क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये लीजिएगा कि अवशोषण गुणांक जिसको हमने अल्फा से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, समानुपाती, किसके समानुपाती रहेगा देखिएगा यहाँ पे, समानुपाती। ओके, गैसों की दरों में विलयता, गैसों की दरों में विलयता। क्लियर, गैसों की दरों में विलयता। ओके दोस्तों, देखिएगा ये जो आपके पास में अवशोषण गुणांक अल्फा जो है वो गैसों की दरों में जो आपके पास विलयता की बात कर रहे हैं, इसका क्या होता है, समानुपाती होता है। क्लियर हो गया आपके पास में कि गैसों का अवशोषण गुणांक बढ़ेगा तो गैस की दरों में विलयता भी क्या होगी, अधिक होगी। ओके, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि अवशोषण गुणांक अधिक होने पर गैस की विलयता अधिक होती है। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा अपने लिए क्या कि अवशोषण गुणांक अधिक होने पर गैस की दरों में विलयता अधिक होती है, ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर के अपन देखना चाहें दोस्तों, देखिएगा जैसे यहाँ पे क्या कहेंगे अपन, ये लीजिए, जैसे आपके पास में है दोस्तों HCl है, ठीक है, आपके पास NH3 है, HCl है, NH3 HCl है। ओके, ठीक है, आपके पास में दोस्तों अपन बात करते हैं यहाँ पे देखिएगा आपके पास में जैसे SO2 है, H2S है, क्लियर है, SO2 है दोस्तों, SO2 है, H2S है, आपके पास में जैसे अपन बात करें यहाँ पे जैसे C2H2 है, आपके पास में CO2 है, आपके पास में O2 है दोस्तों, N2 है। क्लियर, तो यहाँ पे अपन बात करें तो देखिए इनका जो यहाँ पे सीक्वेंस ऑर्डर जो होगा, यहाँ पे जो विलयता का क्रम जो होगा ये लीजिएगा इस तरह से, क्योंकि ये अवशोषण गुणांक जो आपके पास में है अल्फा उस पर निर्भर कर रहा है कि अवशोषण गुणांक की जैसे जैसे वैल्यू कम हो रही है तो विलयता भी क्या हो रही है, कम, यानी कि ये गैस की दरों में विलयता के लिए है, गैसों की दरों में विलयता, विभिन्न गैसों की दरों में विलयता, गैसों की दरों में विलयता, ठीक है, अवशोषण गुणांक के मान के आधार पर।
ओके, कि जैसे जैसे दोस्तों अवशोषण गुणांक का मान बढ़ रहा है, जैसे जैसे अवशोषण गुणांक का मान देखिएगा यहाँ पे आपको, यहाँ अवशोषण गुणांक का मान जैसे जैसे इधर की तरफ आ रहे हैं, अपन वहां से अपन बात करें यहाँ से राइट टू लेफ्ट उल्टा, तो यहाँ पे बढ़ रहा है तो इसकी विलेयता अधिक है, या फिर अपन कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट यहाँ चलने की कोशिश करें तो धीरे धीरे अवशोषण गुणांक की वैल्यू कम हो रही है, तो विलेयता भी क्या हो रही है यहाँ पे, कम हो रही है। ओके, तो हम कहेंगे कि जैसे NH3 जो है इसका अवशोषण गुणांक अल्फा की वैल्यू बहुत अधिक होती है, इसलिए इसकी विलेयता गैस की ये जो NH3 गैस है अमोनिया, इसकी विलेयता दरों में अधिक है, जबकि N2 की जो विलेयता है वो कम है क्योंकि इसके अवशोषण गुणांक का मान भी क्या है, कम है। ओके, क्लियर हो गया। तो ये था दोस्तों आपके पास में विभिन्न गैसों का आपके पास दरों के अंदर विलेयता का क्रम। ओके, तो देखिएगा यहाँ हमने जो फर्स्ट पॉइंट था वो अपना कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। क्या आपके पास में था, देखिएगा गैस की प्रकृति की, कुछ गैसें आपके पास में ऐसी होती है जो विलायक में अधिक आयनित होती हैं, अधिक क्रियाशील होती है, विलायक के प्रति या विलयन में अधिक आयनित होती है, जैसे NH3 HCl है, H2S है, इत्यादि गैसें जल में अधिक विलयशील होती है क्योंकि ये जल में NH4OH, NH4Cl, H2SO4 प्रकार के यौगिक बना लेती है, जबकि N2O2 H2 इनकी अपन बात करें तो जल में कम विलयशील हैं, और कार्बनिक विलायक एथिल अल्कोहल का एक एग्जाम्पल लें तो उसमें अधिक विलयशील है अपेक्षाकृत वाटर। अब यहाँ बात करें O2 जो है रुधिर में अधिक विलयशील होती है क्योंकि रुधिर में हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेती है। और देखिएगा दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि अवशोषण गुणांक जो है अल्फा वो गैसों की द्रव्य विलेयता के समानुपाती होता है। जैसे जैसे अवशोषण गुणांक का मान अधिक होता है वैसे वैसे गैस की द्रव्य विलेयता भी क्या होती है, अधिक होती जाती है। क्लियर हो गया आपके पास में पॉइंट, अच्छे से क्लियर है? ओके गुड। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।